जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों में मैं सोशल मीडिया पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखता रहा हूँ। जब से शिबली फराज को एलिवेट किया गया है बतौर वज़ीर इत्तलाआत के, बहुत से लोग उनको टैग करते रहे हैं, उनके तकाबुल करते रहे हैं। उनके वालिद अहमद फराज से, जो एक बहुत बड़े शायर थे, उनका इनकलाबी कलाम जो है वो सबके सामने है, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। सारी ज़िंदगी जो उनका नज़रिया रहा है वो भी सबके सामने है। तो कई लोगों को मैंने सोशल मीडिया पर इस किस्म की पोस्ट्स करते देखा कि अगर आज अहमद फराज ज़िंदा होते तो शायद वो शिबली फराज के वज़ीर बनने पर बहुत शर्मिंदा होते। उसके बाद मैंने जब उनकी हलफ बर्दारी हुई तब भी ये देखा कि उर्दू के चंद अल्फाज पढ़ने में उन्हें जो मुश्किल पेश आई, उस पर भी तनकीद की गई, उस पर भी मीम्स बनाए गए कि फराज होते तो इस किस्म की उर्दू पढ़ने पर बहुत शर्मिंदा होते। इससे पहले हमने देखा कि जब इमरान खान की हलफ बर्दारी हुई थी बतौर वज़ीर आज़म, उस पर भी अभी तक जो है वो तंज़ किया जाता है कि वो कुछ अल्फाज जो है वो सही अदा नहीं कर सके। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस किस्म के मीम्स बनाने में, इस किस्म के मजाक करने में, इस किस्म की तनकीद करने में किसी एक जमात के लोग नहीं हैं। वो तमाम लोग जो पीटीआई के शिबली फराज या इमरान खान पर तनकीद करते रहे हैं, वो उस वक्त बिल्कुल खामोश हो जाते हैं जब इसी किस्म की तनकीद जो है वो बिलावल भुट्टो पर की जाती है। कभी हम अगर माशरे में देखें तो हम सियासतदानों को उर्दू सही ना बोलने पर तनकीद करते हैं, कभी हम उन्हें अंग्रेज़ी सही ना बोलने पर तनकीद करते हैं। इसी तरह माशरे में अगर हमें किसी ऐसे शख्स के साथ हमारा सामना हो जो उर्दू या अंग्रेज़ी सही ना बोल सकता हो, तो आप देखते हैं कि इस तरह के क्लिप्स वायरल होते हैं। मुझे ये तकाबुल जो है और ज़ुबान के साथ इस किस्म की इन्फैचुएशन जो है, उसकी कोई वजह बज़ाहिर समझ में नहीं आती। अगर आप देखें तो हमारा जो मुल्क है उसके क़याम का सेहरा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सर है, और वो अंग्रेज़ी में तकरीर किया करते थे, उर्दू टूटी-फूटी बोलते थे। अगर ये समझ लिया जाए कि सिर्फ़ अच्छी उर्दू बोलना ही काबिलियत का मेयार है या अच्छी अंग्रेज़ी बोलना ही काबिलियत का मेयार है, तो फिर तो कायदे-आज़म जो है वो इस मेयार पर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि वो हमारी कौमी ज़ुबान नहीं बोल सकते थे। उन्होंने हमें क़याम पाकिस्तान के साथ ही और चीज़ों के साथ ये सबक दे दिया था कि ज़बान राब्ते का ज़रिया तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसको काबिलियत का मेयार समझना शायद ज़रूरी नहीं है। तो मेरी आपसे गुज़ारिश यही होगी कि आप इस इन्फैचुएशन से या इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाएँ। मैं इतना अरसा पाकिस्तान में जर्नलिज़्म करने के बाद अब यहाँ अमेरिका में तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। अंग्रेज़ी मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मेरा लहजा जो है वो किसी नेटिव स्पीकर जैसा नहीं है। क्लास में लेक्चर देते हुए या मीटिंग्स में गुफ्तगू करते हुए अक्सर मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है, बाज़ औक़ात अल्फ़ाज़ गलत अदा हो जाते हैं। लेकिन मैंने तो कभी किसी को उसका मज़ाक उड़ाते नहीं देखा, चाहे वो मेरे कॉलीग्स हों या स्टूडेंट्स हों। मेरे कॉलीग्स में दूसरी कौमियतों के लोग भी शामिल हैं, जो दूसरे मुल्कों से यहाँ आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। मेरे 7 स्टूडेंट्स रहे हैं अरब ममालिक के, वस्ती एशिया के, चीन के और दूसरे मुल्कों के। लेकिन मैंने कभी किसी को ऐसी सिचुएशन में यहाँ नहीं देखा जहाँ उसका ज़बान के हवाले से मजाक उड़ाया जाए। तो हमारे मुल्क में या हमारे जैसे मुल्कों में इस हवाले से जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और इसको तनकीद का या मजाक का जो निशाना बनाया जाता है, मुझे उसकी वजह समझ में नहीं आती। मेरा ये ख्याल है कि 21वीं सदी में अब वो टाइम आ गया है जब हम लोगों को उनके ज़बान पर या अच्छे अल्फाज पर या अच्छे इजहार पर तनकीद का निशाना बनाने की बजाय उनकी काबिलियत पर या उनकी परफॉर्मेंस पर तनकीद करना शुरू करें, तो वो जायज़ होगी। दूसरी बात ये कि वालिद और औलाद का तकाबुल, ख़ास तौर पर वो औलाद जो बलूगत की उम्र को पहुंच चुकी है, जिसने अपने लिए ख़ुद फ़ैसले किए हैं, जिसने अपने लिए एक और करियर बनाया है, वो तकाबुल भी मेरे ख़्याल में कुछ जायज़ नहीं है। एक फराज़ बहरहाल शायर थे,
شبلی فراز جو ہیں وہ ایک بینکر تھے. دونوں کی زندگی کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ بالکل مختلف رہی ہے. کیا قائد اعظم کا تقابل ان کی اولاد کے ساتھ درست ہوگا؟ کیا اقبال کا تقابل ان کی اولاد کے ساتھ درست ہوگا؟ تو اسی طرح فراز کا تقابل ان کی اولاد کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ شاعر تھے اور صاحب دیوان تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ بہتر تھی تو ان کی اولاد بھی ویسی ہی ہو. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جن کی زندگی بالکل اس طرح گزری جس طرح ہمارے والدین چاہتے تھے، یا ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہمارے خیال میں کیا بالکل اس طرح ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہم ان کو چلا سکتے ہیں پوری زندگی، کہ وہ وہی کریں جو ہم چاہتے ہیں؟ ہر نئی نسل اپنے لیے خود فیصلے کرتی ہے، اپنی غلطیاں کرتی ہے، ان غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے، جو اچھی چیزیں کرتی ہے اس کے فوائد ان کو ملتے ہیں. تو انہیں ہر نسل کو اس کے فیصلوں کی بنیاد پر جانچا جانا چاہیے، اس کی بنیاد پر ان کی تعریف یا تنقید ہونی چاہیے. یہ جو ہم نے ایک سلسلہ بنا لیا ہے کہ ہم جو ہے ایک نسل کے لینس سے دوسری نسل کو دیکھتے ہیں اور وہ ساری زندگی اس سے باہر نہیں آ سکتے، یہ میرے خیال میں طرز عمل کوئی درست نہیں ہے. اور اگر شبلی فراز فرض کریں اسی راستے پر چلنے کا فیصلہ کریں اور آج حکومت کو ٹھوکر مار دیں، تو وہی تمام لوگ جو ان کی تنقید کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے کبھی حبیب جالب کی اولاد کا حال پوچھا ہے یا ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، جو اپنے والد جو اگین بہت انقلابی شاعر تھے، تمام حکومتوں کے ساتھ ان کے اختلافات رہے، اور ان کی اولاد ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ خراب حالات کا شکار ہوئی. منٹو کی اولاد جو ہے وہ کن حالات کا شکار ہوئی. ایون مور ریسنٹلی ڈاکٹر انور سجاد جو ہیں، جو ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا ایک نقطۂ نظر رہا، ان کو آخری دنوں میں حکومت سے امداد لینی پڑی اور اس پر بھی کئی لوگوں نے تنقید کی. تو یا تو ہم سوشل میڈیا پر اس قسم کے پیغامات دینے کے بجائے عملی طور پر ان لوگوں کی مدد کریں، تو جو ہم ایک مورل ہائی گراؤنڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوگا اور وہ جسٹیفائڈ بھی ہوگا. ادروائز اگر ہم صرف اپنی خواہشات کی تسکین دوسروں پر کر کے جو ہے اس سے تسکین پانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ طرز عمل کوئی مناسب نہیں ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک گروہ کا طرز عمل نہیں ہے. تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اور معاشرہ عمومی طور پر اسی طرز عمل کا شکار ہے، جو افسوسناک ہے، اور اب ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جانا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ.